अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? खैरियत के साथ हैं? यकीनन आपने आज का जो लेक्चर है इससे पहले के जो इसके प्रीसीडिंग लेक्चर्स है उनको आपने व्यू किया होगा। अपने जहन में इस सवाल से चीज़ें आपने बिठाई होगी कि एम्प्लॉइज रिटेंशन का फिलॉसफी क्या है, मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्यों ज़रूरी है। तो हम आज जो एम्प्लॉइज रिटेंशन के हवाले से जो हमारा टॉपिक है, हम वो जो टॉपिक है कि हम कौन से वो इकदाम हम उठाएं, स्टेप्स उठाएं जिनकी वजह से हम एम्प्लॉइज टर्नओवर रेशियो को कम से कम करने में हमें मदद मिले। तो मैंने जो आपके साथ नोट शेयर किए हैं, आप इसको नोट निकालें और फिर देखते हैं कि क्या हमने इसमें डिस्कस किया है, ताकि हम मजीद इसके ऊपर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हमें मदद मिलेगा। तो सबसे पहले जो नोट्स हमारे पास हमने किए हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि एम्प्लॉइज रिटेंशन पे आपने बहुत ज़्यादा लेक्चर्स में ज़्यादा नहीं दूंगा, काफ़ी सारा मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया है। तो आज हम टू द पॉइंट चीज़ों को देख लेंगे। तो आज का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि रेमेडीज फॉर द डिक्रीजिंग एम्प्लॉइज टर्नओवर रेशियो, यानी कि एम्प्लॉइज का जो टर्नओवर रेशियो है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने का जो रेशियो है, जो हाई रेशियो है, ठीक है, इसको कैसे कम से कम किया जाए, ठीक है ना। तो हम इस पे आज बात करेंगे। तो उस बात को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा यानी हम रिकैप भी करेंगे कि इम्प्रूविंग द मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज टर्नओवर, यानी कि सबसे पहले इसका मतलब इस जो मैनेजमेंट का जो एक अहम हिस्सा है, वो हिस्सा यानी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक इश्यू या एक फैक्टर कि हाउ यू कैन रिटेन योर एम्प्लॉइज, ठीक है, कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस कम्पिटिटिव दौर में, ठीक है, जहाँ पर जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज की हर जगह डिमांड होती है, इस सूरत हाल में आप अपने एम्प्लॉइज को कैसे रिटेन करेंगे और ये क्यों जरूरी है और इसके रिटेन रखने से हमें क्या फायदा होते हैं, ये भी एक आजकल के जो एचआर मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा होता है, ठीक है। तो here we will discuss some remedies और some steps, ठीक है ना, कि जो कि हमें मदद देगा कि किस चीज में, कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज को रिटेन रखने में। तो सबसे पहला जो है इसमें जो स्टेप होता है, हायरिंग द राइट पीपल। सबसे अहम चीज यही होती है कि बहुत सारे जो रिसर्चर्स ने जो अपने फाइंडिंग हमसे शेयर किए हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज रिटेंशन जो है, टर्नओवर रेशियो हाई होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या वजूहात हो सकती है। तो उसमें से एक अहम बड़ा फैक्टर जो है हायरिंग द राइट पीपल, यानी कि जब वो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को हायर करता है तो वो राइट बंदों को हायर नहीं कर रहा हो। उसके रीजंस क्या है? एक तो ये है कि राइट पर्सन की जब हम बात करते हैं तो सम टाइम हो सकता है ड्यूरिंग जो हमारा जो हायरिंग प्रोसेस होता है, जो कि हमने पिछले सेशन में भी, पिछले सेमेस्टर में भी इसके ऊपर हमने पढ़ा, उस प्रोसेस को कहीं ना कहीं हम उसको नजरअंदाज कर रहे होते हैं। यानी कि हम अपने जो एम्प्लॉइज को जो चीजें ऑफर कर रहे हैं या एम्प्लॉइज को लोगों को बता रहे हैं अपनी जॉब के हवाले से, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं बता रहे होते हैं कि हमारे पास आपके आने के बाद आपने काम करना क्या है, काम का नेचर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ठीक है, वजूहात नहीं बता रहा हूँ। उसमें से दूसरा अहम रीजन ये भी हो सकता है कि आप नेपोटिज्म, यानी कि आप अपने किसी रिश्तेदार को किसी प्रेशर में आके आपने किसी मतलब एक गैर यानी कि प्रोफेशनल बंदे को आप हायर कर रहे होते हो, ठीक है, या कोई ना कोई ऐसा होता है कि ड्यूरिंग हायरिंग प्रोसेस आप और ऑर्गेनाइजेशन और उस जो कैंडिडेट होता है उनके आपस में एक प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही होती है, कि वो एक शॉर्ट टर्म एक कॉन्सेप्ट पे, एक आइडिया पे आप उसको हायर कर रहे होते हैं। तो बाद में फिर यही रीजंस होती है कि वो जो बंदा, फॉर एग्जांपल अगर आपने इंतहाई काबिल बंदा आपने हायर किया है, लेकिन
आपने उसको पैकेज या उसको जो अलाउंसेस या उसको रिवार्ड प्रॉपर तरीके से आपने बात में नहीं दिया, तो क्योंकि आपके पास बजट इतना नहीं हो सकता या कोई और इश्यू हो सकता है, फिर ये चीजें हो सकती है। या सम टाइम आप इनकेपेबल बंदों को आप हायर कर रहे होते हैं, बाद में वो उस काम को सही मानों में डेवलप नहीं कर पा रहे होते हैं, फुलफिल नहीं कर पा रहे होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे रीजन है। तो सबसे पहले जो है ना, जब आप एम्प्लॉइज को हायर कर रहे होते हैं, तो आपने अपने आप को मुकम्मल तौर पर उस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आपने एम्प्लॉइज को बताना कि ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। और सबसे बढ़ के जब आप एम्प्लॉइज को भी हायर कर रहे होते हैं, तो आपने भी ये देखना होता है कि उस एम्प्लॉइज के अंदर जो खसूसियात है, जो एक्सपर्टीज है, जो आपने टीयर्स बनाए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाए या टर्म ऑफ रेफरेंसेस बनाए अपने पोस्ट के लिए, उस पे ये एम्प्लॉय सही उतरता है या नहीं उतरता है। तो यहाँ जब चीजें बराबर हो जाती है, तो फिर होता है कि वो एम्प्लॉय आपके साथ हमेशा उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने को तरजीह देता है। तो थोड़ा सा आगे चलें, दूसरा जो है एम्प्लॉइज रिटेंशन, यानी कि आपको एम्प्लॉइज जब आप इंडक्ट कर रहे हो, उसी वक्त ही आपके जहन में ये चीज बिठाना है कि हमने इस एम्प्लॉय को इस इदारे से जाना नहीं देना है, ठीक है, इसको रिटेन रखना है। बट शुरू में ही आपकी सोच यही है कि चलो इसको हम किसी तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाएंगे, फिर देखेंगे कि मतलब हम इसको टाइमली कोई चीज हम रिवार्ड अगर उसको नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आप ये कह रहे हैं कि चलो यार शॉर्ट टर्म के लिए हमने अपने खाना पूरी करना है, फिर जब तक ये काम करेगा उसके बाद हम दूसरा बंदा ढूंढ लेंगे। तो शुरू से ही अगर आपका ये कॉन्सेप्ट है, तो फिर ये होगा कि जाहिर बात है आपके पास जो एम्प्लॉइज आएंगे वो इतने देर तक नहीं टिकेंगे। दूसरा जो है इसमें एक और आप रेमेडीज इस तरह से ले सकते हैं कि अपने एम्प्लॉइज को रिटेन रखने के लिए, कि क्रिएटिंग ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉइज। ये सबसे अहम और इम्पोर्टेंट वो होता है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के दरमियान बेहतरीन रिलेशंस नहीं होते हैं। अब रिलेशन किस बात पे, यहाँ पे क्या ये बात गौर करने वाली, रिलेशन से मुराद जो एम्प्लॉयर होता है, जो मैनेजर होता है, ठीक है ना, वो अपने सबऑर्डिनेट को, ठीक है ना, उनका ख्याल नहीं रख रहा होता है, ठीक है ना, उनको अप्रिसिएशन नहीं दे रहा होता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा उनके साथ एक क्या कहना, एक डिस्टेंस रख रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे गलत फहमियाँ पैदा होती है, ठीक है ना। और आप बेहतर तरीके से अपने मैनेजमेंट के साथ, अपने हायर जो मैनेजर्स है, लीडर्स है, डायरेक्टर्स है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होने की वजह से बहुत सारे गलतफहमियां जन्म लेती है, और उस एम्प्लॉय को उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और उनके पॉलिसीज को समझने में दुश्वारी होता है, जिसकी वजह से वो जो एम्प्लॉय जो है वो उसका दिल नहीं कर रहा है कि वहाँ पे काम मतलब स्टे करके उस इदारे के साथ काम करने के लिए। तो वो फिर इसी सोच में रहता है कि मैं जल्द से जल्द इस जगह से फिर मैं दूसरी जगह चला जाऊँ। तो बहुत सारे ऐसे और भी कॉन्सेप्ट्स आप भी बता सकते हैं कि एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर के दरमियान जाहिर बात है गुड रिलेशंस हो, अच्छे रिलेशन हो। रिलेशंस कब होते हैं? जब ट्रस्ट डेवलप हो। तो इवन दो अच्छे रिलेशन हो, तो अगर एम्प्लॉय को फॉर द टाइम कोई इश्यू भी हो रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर भी वो उस इदारे को छोड़ने का सोचता ही नहीं है। बट जब आप के एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान एक एक दूसरे को आप रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, ठीक है ना, तो आप उस एम्प्लॉय को अच्छे सहूलियात देने के बावजूद वो एम्प्लॉय हमेशा इसी उसमें होता है कि आई मस्ट स्विच दिस जॉब, ठीक है। तो ये एक अहम एक स्टेप है कि अगर आपने अपने एम्प्लॉइज को रिटेन रखना है, तो ये दिस इज द ड्यूटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द हायर अथॉरिटी। दे मस्ट ऑलवेज कीप इन टच विद देयर एम्प्लॉइज, ठीक है, गाय बगाए उनसे प्रॉब्लम पूछे, कोई इशू तो नहीं है, अपने काम में कोई रुकावट तो नहीं है, और अप्रिशिएट करे कि वो जो आप काम कर रहे हो उस इदारे के लिए आप बहुत बेहतर कर रहे होते हैं। तो फिर ये एक बेहतरीन रिलेशन यहाँ डेवलप होते हैं, तो फिर एम्प्लॉइज उस इदारे को
से जाने की सोचता नहीं है। एक और पॉइंट जो हमने यहाँ डिस्कस करनी है, एक रेमेडी जिसे हम कहें कि इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन के लफ्ज मतलब क्या है? जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब यानी कि फॉर एग्जांपल इसको, इस पॉइंट को यहाँ रखते हैं और हम दूसरे साइड पे सोचते हैं कि सेटिस्फैक्शन से हम बात स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक इदारे में काम कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन काम कर रहा हूँ, ठीक है, बट मैं सेटल मुतमईन नहीं हूँ अपने जॉब से जब तक कि मेरा जो परफॉर्मेंस या जो मेरी जो असेसमेंट या मुझे कोई प्रॉपर फीडबैक नहीं मिल रहा होता, तो फिर मैं कभी भी अपने जॉब से मुतमईन नहीं होता। मुझे क्या पता मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, बुरा काम कर रहा हूँ, खराब कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड कर रहा हूँ, सब स्टैंडर्ड काम कर रहा हूँ। तो इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फैक्शन में यही होता है कि इसमें भी एक बेहतरीन रिलेशन यानी कि एक डेवलप करना पड़ता है अपने एम्प्लॉइज के साथ, और एम्प्लॉइज की ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है ना, उसको एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है और उसको गाय बगाए उसको अप्रिशिएट किया जाता है उसके काम पे कि आप जो काम कर रहे हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। मजीद इसमें इतना थोड़ा सा इनपुट करेंगे तो आपका काम और बेहतर से बेहतर होगा और आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेहतरीन सरमाया है हमारे, ठीक है। और इंशाल्लाह इस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते रहेंगे तो आपके फ्यूचर में आपकी कैरियर की ये डेवलपमेंट होगी और मजीद आपको फायदे मिलेंगे, फाइनेंशियली रिवार्ड मिलेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो होती है बेसिकली क्या करता है, एम्प्लॉइज को के अंदर जॉब सेटिस्फैक्शन के जो फैक्टर है वो क्रिएट करता है। जब एम्प्लॉइज अपने जॉब से सेटिस्फाई होता है, ठीक है ना, कि सेटिस्फाई इन टर्म की मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन अप्रिशिएट कर रही है और उनके मयार के मुताबिक है, एक तो ये है। दूसरा जो एम्प्लॉइज की जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इन टर्म ऑफ फाइनेंशियल रिवार्ड्स, इन टर्म ऑफ कैरियर ग्रोथ, ठीक है ना, जब उसके हवाले से भी उसको जब अच्छी बातें सुनने को मिलती है और वो ये फील कर रहा है कि ये चीजें इस ऑर्गेनाइजेशन में है, तो फिर जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है। तो जब जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है, एक एम्प्लॉय उसके अंदर खुश है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर काम को खुश असलूबी से करने को उसका दिल करता है, कभी गैर हाजिर होने को उसका दिल नहीं करता और जो भी काम करता है बेहतर अंदाज में। तो उसका रिजल्ट अल्टीमेटली क्या होता है कि फिर वो अपने इदारे को छोड़ के जाने का कभी सोचता नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप हर जगह आप एम्प्लॉइज को एक बेहतरीन तनख्वाह दे तो वो काम करेगा, ठीक है ना। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं तो जिनमें एक ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, जो हायर मैनेजमेंट होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एम्प्लॉइज के अंदर इस चीज को देखा जाए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाए ताकि वो अपने जॉब से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहा है उससे वो मुतमईन। जब ये जॉब सेटिस्फैक्शन जब आपके अंदर, क्योंकि रिसर्चर के ना, जब इफ यू आर सेटिस्फाइड फ्रॉम योर जॉब, योर फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन and from the your immediate bosses, director, then why I should think to switch this job, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें होती है। तो देखना ये होता है कि आपने दो पहलू में देखना होता है कि आपने अपने एम्प्लॉय को बताना है कि आप जो एक्टिविटीज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है और ऑर्गेनाइजेशन आपके इस अच्छे काम की वजह से ये चीजें आपके लिए इन फ्यूचर आपके लिए करने जा रही है। तो देन वाई, यानी कि वो एम्प्लॉय कभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ के नहीं जाएगा। एक दूसरा जो होता है, एक वो हमने जॉब सेटिस्फैक्शन की हमने बात की ना कि वो एम्प्लॉय सोच रहा है कि द थिंग आई एम डूइंग, ठीक है, एक्चुअली आई एम डूइंग वेरी वेल, यानी कि जो काम मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो बेहतर है, बेहतरीन है, ठीक है, मुतमईन है। बट यहाँ पे जो इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशनल से आपका जो कमिटमेंट है, ठीक है ना, एक लगाव है, एक प्यार है, एक उनसे, ठीक है ना, वो इंक्रीज होता है जब एक एम्प्लॉय के अंदर ये जो ऑर्गेनाइजेशन से उसकी कमिटमेंट की, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का जो उसका जो नियत है, ठीक है, वो उसके अंदर अगर पुख्तगी है
تو وہ بھی کبھی بھی اس آرگنائزیشن کو چھوڑ کے نہیں جائے گا اگر ان کیس ان شارٹ ٹرم میں کوئی کرائسس بھی آ جاتی ہے اس امپلائی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انکریزنگ آرگنائزیشنل کمٹمنٹ، یعنی کہ یہ ہم کیسے انکریز کیا جائے کہ وہ ایک امپلائی کے اندر جو آرگنائزیشنل کمٹمنٹ مطلب اس کے اندر زیادہ پیدا ہو. اس میں یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک سمپل سی بات نا، جب آپ کسی دوست کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، یا کسی معاشرے کے اندر ایک فرد کے ساتھ آپ اس کو بہتر سہولیات دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے مشکلات میں آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی پھر کمیٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ نہیں یار اس نے اس مصیبت میں میرا ساتھ دے دیا تو میں اس کو اس مصیبت میں کیوں نہ ساتھ دے دوں. ٹھیک ہے، یہ سیم بات یہی ہوتی ہے یہاں پر بھی. آرگنائزیشن کے اندر یہ ہائر اتھارٹی کا کام ہوتا ہے کہ وہ امپلائیز کے اندر آرگنائزیشنل کمٹمنٹ پیدا کرے. تو کمٹمنٹ کیسے پیدا کی جائے؟ سوال ہی پیدا. سب سے پہلے جو اس کو نا ورکنگ انوائرمنٹ جو ہے اس کو بہتر سے بہترین کر کے دیا. ورک فورس انوائرمنٹ جہاں پہ وہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ اس کو کوئی پریشانی نہ ہو. اب پریشانی کس بات سے ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیں پھر امپلائیز کے یہ بہت لمبی چوڑی باتیں ہوتی ہے کہ امپلائیز ایک آرگنائزیشن میں آئیں کے اندر کیسے خوش ہوتا ہے. جب ہم گڈ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کیا اس سے مراد ہے؟ اس سے مراد کہیں یہ تو نہیں ہم لے رہے ہیں کہ ہم جس آرگنائزیشن میں بیٹھے ہیں کہ اس کی جو کرسی ہے وہ سونے کی ہو، ٹیبل چاندنی کی ہو اور آس پاس بہت سارے بہترین انوائرمنٹ ہو. نہیں، یہ بھی تو ہے، لیکن سب سے بہترین انوائرمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فزیکل پلس مینٹل انوائرمنٹ. تو وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہاں، جس آرگنائزیشن میں جو امپلائیز کام کر رہے ہیں ان کو آپ اپنے اولاد کی طرح سمجھتے ہیں. وہاں ڈیسیژن میں آپ کی ایکولیٹی ہوتی ہے، انصاف پہ مبنی آپ پالیسیز بناتے ہیں، ٹھیک ہے، انصاف پہ مبنی پروموشنز، ٹھیک ہے نا. یہ تمام آرگنائزیشن کے اندر جو کلچر ہوتا ہے اس میں ڈسکریمنیشن کا عنصر نہیں ہوتا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ یار یہ دیکھو آرگنائزیشن میرے لیے کتنے اچھا کام کر رہی ہے، کتنا انصاف سے کام کر رہے ہیں، اور کتنا، اور سب سے بڑھ کے جو سوشل اورینٹڈ یعنی کہ سوسائٹی کے لیے اس آرگنائزیشن کا اچھا ایک رویہ ہے، برتاؤ ہے. تو سب امپلائیز کو ایک ہی نظر سے دیکھتی ہے. ہاں البتہ اس امپلائی کو زیادہ اپریشیٹ کرتی ہے جو زیادہ محنت کرتا ہے اور جو زیادہ یعنی کہ اپنے ایکسپیرینس سے، اپنے سکل سے اس آرگنائزیشن کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو وہ یقیناً ریوارڈ بھی دے رہی ہوتی ہے. تو پھر اس آرگنائزیشن کا ایک بہترین کلچر، ایک بہترین ایک امیج اس کے ذہن میں ڈیولپ ہوتا ہے. تو وہ پھر کبھی بھی اس آرگنائزیشن میں اگر ٹیمپرری، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، اگر کوئی فائنینشیل کرائسس آ جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے امپلائیز کی جو سیلری کے اندر ڈیڈکشن کرنی پڑتی ہے یا کوئی اور ایشو ہوتا ہے، تو وہ امپلائیز پھر بھی اس ادارے کو چھوڑ کے نہیں جاتے، اس کا ساتھ دیتے ہیں. تو جو ہم آرگنائزیشنز کے آرگنائزیشنل کمٹمنٹ اور جاب سیٹسفیکشن، یہ ایک آسان بات نہیں کہ امپلائیز کے اندر پیدا کرنا. ٹھیک ہے، امپلائیز جس آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سن کے ہی ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ آرگنائزیشن کیا کھیل کر رہی ہے. تو جو آرگنائزیشن یعنی کہ اپنے امپلائیز کے ساتھ تمام چیزیں ڈیسیجن میں ہر لحاظ سے فیئر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹرانسپیرنٹ رہتے ہیں، فیصلوں میں، پروموشن میں اور بہت سارے ایکٹیویٹیز میں، تو وہ کیا ہوتے ہیں، اس آرگنائزیشن کے ساتھ امپلائیز کی کمٹمنٹ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں ایک اور بات ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، مثلاً کہ آپ ان ایتھیکل رویہ امپلائیز سے نہیں اپناتے کہ چلو جی یہ امپلائی اس بندے کو تو جاب ملنا ہی نہیں ہے اور اس سے آپ 8 گھنٹے کے بجائے 16 گھنٹے کا کام لو، بٹ پیسے اس کو دو صرف 8 گھنٹے. وہ ساری چیزیں آپ اپنی انوائرمنٹ میں آپ آبزرو کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں کبھی بھی آرگنائزیشن کے لانگ ٹرم مفاد میں نہیں ہوتی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آرگنائزیشن کے اندر امپلائیز کے اندر آرگنائزیشنل کمٹمنٹ ہوتا ہے تو پھر وہ
उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाते हैं तो उसका जो टर्न ओवर रेशियो जो है वो हाई नहीं होता, ठीक है। और एम्प्लॉइज रिटेन रहते हैं, और रिटेन रहने से फिर क्या फायदा होता है, ये तो हमने पिछली चीजों में काफी डिटेल से पढ़ा है, ठीक। तो कंक्लूजन की तरफ जब आ जाते हैं तो यहाँ कंक्लूजन से मुराद यानी कि इसको सम अप करने से मुराद ये कि आज तक हमने जो चीजें पढ़ी तो इन सब का यही एक रिजल्ट निकलता है कि एम्प्लॉइज को जब आप रिटेन रखते हैं और रिटेन रखने में आप कामयाब हो जाते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन एक क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बन के उभरता है। और उसके अंदर नॉलेज मैनेजमेंट होता है, नॉलेज मैनेजमेंट होता है तो फिर इनोवेशन आती है, इनोवेशन आती है तो फिर उसका मार्केट शेयर बढ़ जाते हैं, फिर मार्केट शेयर बढ़ जाते हैं तो उसको प्रॉफिट बढ़ जाती है, जब प्रॉफिट बढ़ जाती है तो फिर वो अपने एम्प्लॉइज को का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, एम्प्लॉइज को बेहतरीन सहूलियात देता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत और बेहतरीन तरीके से मुस्तकम होके आगे चलता है। तो स्टूडेंट तो ये जो चीज़ है हमने एम्प्लॉइज रिटेंशन के हवाले से बात की, आज हमने इसके कुछ स्टेप्स के हवाले से कि हम पहले हमने काजेस पढ़े थे कि इसकी क्या रीजंस होती है जिसकी वजह से एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन आज हमने कुछ रेमेडीज पढ़े, हम क्या इस्तेलाहात अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ला सकते हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉइज इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेन होके रहें, ठीक है। यानी इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए, तो छोड़ के नहीं जाएंगे तो फिर फायदा क्या होगा। और इसके हमने जैसे कि पहले भी बात की है कि आपका एक एम्प्लॉय के ऊपर आपको बहुत सारे अखराजात होते हैं, ठीक है। उसको इंडक्ट करने के बाद उसके ऊपर ट्रेनिंग, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स, तो एक एम्प्लॉय जो होता है ये किसी इदारे का एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल होता है, कैपिटल, ठीक है, एक सरमाया होता है, तो इसको आप बचाएं। और जब भी आप इंशाल्लाह इन फ्यूचर में जब आप लीडरशिप आपके हाथ में आ जाएगी और जिस इदारे में आप एज ए लीडर काम कर रहे हैं, एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं, तो ये अपने जहन में चीजें जरूर रख लें कि एम्प्लॉइज को तंग करना या फिर ये सोच के चलो ये छोड़ के जाएगा तो हम दूसरा लेके आएंगे, आप दूसरा ला सकते हैं, लेकिन याद रखें कि फिर लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारे इससे नुकसान जन्म दे सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। हम तो इंशाल्लाह हम हमारे जो इस वीक का जो टॉपिक था थोड़ा सा लेट हो गया, तो हम इंशाल्लाह अगले वीक में अपने लेसन प्लान के मुताबिक अपने काम को जारी रखेंगे और बहुत जल्द हम इंशाल्लाह मिड टर्म की तरफ जाएंगे और मिड कोर्स हम टाइम पे इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। बट आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लेक्चर्स को व्यू करें, जो रिफ्लेक्शंस की बात मैं कर रहा हूँ काइंडली आप बताया, टाइमली भेजा करें, पढ़ा करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट यानी कि इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशन फिर आगे चीजों को समझना फजूल है। तो थैंक यू वेरी मच।